नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो विषय है मैंने ये चूज किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके जो सपने थे वो सपने आज मोदी जी साकार कर रहे हैं। वो जिस तरीके से समाज में समानता लाना चाह रहे थे, तो डियर फ्रेंड्स, आज वो चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे सभी एक समान हो जाएंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये संदेश हर भारतवासी तक पहुंच जाए। क्योंकि अब जस्ट आज 3 अप्रैल है, 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती है और बहुत सारे स्थानों पर पूरे अप्रैल माह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों न इस टॉपिक को उठाया जाए और जितने भी अंबेडकर की जो विचारधारा को फॉलो करते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और वो जहां जहां प्रोग्राम करें हर जगह इस बात का जिक्र करें कि उस समय बाबा साहब, डियर फ्रेंड्स, स्वतंत्र नहीं थे। हालांकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ समाज के लिए किया और सबसे बड़ी बात ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिख के चले गए कि मतलब संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं समय के अनुसार। अगर ये चीजें नहीं लिखते और ज्यों का त्यों संविधान रहता तो ये अमेंडमेंट नहीं होते। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से समय बदलता है उस तरीके से हमारे जीवन पद्धति भी बदल जाती है। तो वो बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति थे। उस चीज का फायदा भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उठाया संशोधनों का। जैसे कि 42वां संशोधन हुआ 1976 में, सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। अरे डियर फ्रेंड्स, अगर इन चीजों को बाबा साहब मानते तो बाबा साहब ही लिख देते कि यह देश सेकुलर है। ये तो इंदिरा गांधी ने थ्योरी दी है। लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चलेगा डियर फ्रेंड्स, और बहुत जहां तक मैंने स्टडी की है, एनालाइज किया है, वो चीजें मैं आपसे साझा करूंगा। अगर कोई मेरी बात आपको ये लगे कि ये बात नहीं थी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कि जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे डियर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण मुद्दा 370 था, आर्टिकल 370 35 से मोदी जी ने खत्म किया, यानी कि जम्मू कश्मीर को कंप्लीटली भारत में मिलाया। और नहीं तो उनका तो ये तिरंगा झंडा भी नहीं था, उनके कानून अलग थे, उनके मतलब रूल रेगुलेशन अलग थे, कंप्लीटली तरीके से खत्म हो गया। नहीं, वहां तो ऐसे कानून थे कि अगर कोई पाकिस्तान से आता है, जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कानून थे देश में, जो कि नेहरू की देन है। तो मोदी जी ने डियर फ्रेंड्स इतना जबरदस्त काम किया कि उस कानून को खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, वो कानून खत्म होने के बाद आज
जो देश में कार्य चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अब अभिन्न अंग बन गया। पहले भिन्न अंग था, बोलते थे, वैसे पढ़ाया जाता था जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, लेकिन वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता था, हमारे देश का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता था, उनका अलग रीति रिवाज थे, अलग उनका झंडा था। लिथियम, जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें समझ में आएगा। लिथियम का कितना बड़ा भंडार 2023 में खोजा गया है। लिथियम डियर फ्रेंड्स कहाँ प्रयोग होती है? जो बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी है, मोटरसाइकिल की बैटरी है, या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनमें लिथियम का प्रयोग होता है। और वो चीजें आज से ये सोचो कि 30-35 साल पहले ही खोज हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकारें आती रही, नहीं करवाया। मोदी जी ने अनुमति दी और वो सर्च हुई, यानी कि लिथियम, आप गूगल के ऊपर सर्च करना व्हाइट गोल्ड। अब हमारे देश के पास इतना व्हाइट गोल्ड है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना अब कि बिजली महंगी कर दी, अरे आगे आने वाले समय में कुछ समय वेट तो करो, बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी, लेकिन समय का इंतजार करो। ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ये राष्ट्र के लिए काम कर रही है। मोदी जी अपने लिए काम नहीं कर रहे, वे उन्होंने कुछ अपना कुछ बनाना है, वो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। लेकिन हमारी जो दिक्कत है, हमारे डीएनए में, हमारे जीन में वो दिक्कत क्या है कि जैसे पहले कोई भी व्यक्ति जिस सरकार में लग गया गवर्नमेंट जॉब, वो उसी का मतलब एक, मैंने तो अब सदा इसी को वोट देने हैं, मेरी औलादे भी इसी को वोट देगी, मैं इस सरकार में गवर्नमेंट जॉब लगा। पहले वोट दो, फिर उसको बनाओ, फिर उसके आगे हाथ पसारो कि हमें रोजगार दो। फिर किसी को रोजगार मिल गया, किसी को रोजगार नहीं मिला, जिन्हें रोजगार मिल गया वे उन्हीं के होके रह गए। मैं तो उस सरकार में लग गया था, मैं तो उसी ने वोट दूंगा, उसी की बदौलत मैं सैलरी ले रहा हूं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप सैलरी ले रही हैं तो सैलरी वो भी ले रही हैं, इतना मत सोचो, पहले आपने उसको काबिल बनाया है। आप जितनी सैलरी लेते हैं उससे कई गुना सैलरी है उनकी, कई गुना ज्यादा उनके पास फैसिलिटीज है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हरियाणा की बात करता हूं, आपने भजनलाल के बारे में सुना होगा। भजनलाल ने हरियाणा के ऊपर 12-13 साल राज किया। सिर्फ और सिर्फ वो काम करते थे आदमपुर हलका की, अपने हलके। यही कारण है कि उसके बाद कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, मतलब क्यों? क्योंकि इसके बाप ने, इसके दादा ने एहसान कर रखा हमारे ऊपर। क्या एहसान कर रखा है? हमें जागना होगा। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ना कि आदमपुर के। यही हाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा
वो रोहतक के मुख्यमंत्री थे या पूरा हरियाणा के। ऐसे ऐसे नाकाबिल बच्चे मैंने खुद देखे हैं डियर फ्रेंड्स, जिनमें कोई काबिलियत नहीं है और वो जॉब कर रहे हैं रोजगार कार्यालय में। मैंने देखे हैं, मैं मिला हूं, उनके पास बैठा हूं, मैंने समय बिताया, जो पल्लेदारी का काम करते थे। और रोजगार कार्यालय में जॉब दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कौन सा इंसाफ है ये? अब वो व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि मैं तो भूपेंद्र हुड्डा को ही वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि वो नाकाबिल था। चलो कोई सी काबिल व्यक्ति को भी नौकरी मिल गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप उनके अब पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुलाम बने रहोगे। समय बदल गया है, समय के अकॉर्डिंग हमें भी बदलना होगा। वो एक अलग समय था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी और अच्छा लोगों ने और दुष्प्रचार कर दिए कि बाबा साहब ब्राह्मणों के खिलाफ थे, बाबा साहब ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करते थे, ब्राह्मणों को गाली बकते थे। डियर फ्रेंड्स, देखो, जो बाबा साहब राजनीति में सीधा राजनीति में नहीं आए, वो ना ही राजनीति में आना चाहते थे, उन्हें राजनीति में परिस्थितियां लेके आई और परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में वो राजनीति में आए उन्होंने वहां भी देखा कि यहां भी कुछ नहीं हो रहा। बाबा साहब की खुद की स्टेटमेंट है, आप सर्च मार लेना। बाबा साहब को दक्षिणी मुंबई से हराने वाले कौन थे? बाबा साहब ने खुद बोला कि मेरे ही समाज के लोगों ने मुझे हराया है। और नेहरू और महात्मा गांधी चाहते ही नहीं थे कि बाबा साहब संविधान सभा में आए। तो जो लोग अंबेडकर को मानते हैं वो कांग्रेस की रिस्पेक्ट फिर करते क्यों है? मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जिन्होंने बाबा साहब की रिस्पेक्ट नहीं की, बाबा साहब को हराने में मतलब उन्होंने अपना दमखम लगा दिया और बाबा साहब को हरा दिया, फिर आप उस पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उस पार्टी की आइडियोलॉजी तो यही है ना, वही विचारधारा है। वो चाहते ही नहीं थे कि बाबा साहब यहां पे आए, तो ऐसे लोगों को तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर थूक देना चाहिए कि आप एक जो मसीहा थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, आप हमारी क्या रिस्पेक्ट करेंगे? आपको एक वोट बैंक बनाया गया, तरकीब पकड़ी गई। बाबा साहब जब 1954 में, डियर फ्रेंड्स, 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने 30,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी। बाबा साहब तो मना कर रहे थे। वो कौन सी जमीन थी कि जैसे कि यहां से जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनकी जो जगह खाली हुई, उनका किसी का खेत था, किसी का घर था, तो उन्होंने कहा कि ये इनके लिए दे दो। और उसके बाद तो डियर फ्रेंड्स वो चीज बढ़ती बढ़ती और
2013 में तो कहां तक पहुंच गई ये चीज। आज 9.5 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन अब वो जमीन, उसकी जांच होगी, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की जो मतलब जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से अमेंडमेंट हो गया है, इसकी शक्तियां शून्य हो गई है। तो इट मीन्स कि बाबा साहब के सपने अब पूरे हो रहे हैं। और बाबा साहब चाहते थे कि समानता आए, अब समानता आ रही है, अब सभी इक्वल हो रहे हैं। कांसीराम ने भी सपना लिया था, क्योंकि कांसीराम डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब उन्होंने रिजाइन किया कांसीराम ने, और सोचा, क्योंकि भेदभाव होता था। भेदभाव अब भी है, जो रिजर्वेशन के बलबूते पे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं सभी के साथ भेदभाव है। उनको एक हीन भावना से देखा जाता कि ये रिजर्वेशन के बलबूते पे आई है। हालांकि वे उनसे इंटेलिजेंट है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, वो उसके मार्क्स कम क्यों हुए? वो रिजर्वेशन उसका दिमाग में ठूस गया कि तुम्हारी तो रिजर्वेशन है, आपका तो कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को इक्वल करके देखो, फिर देखना कंपटीशन कैसे चलेगा। आपको एक भी नहीं गिनने देंगे ये बच्चे। जो लोग ये कहते हैं ना, जो भेदभाव करते हैं कि आप तो रिजर्वेशन पे आए हैं, इक्वल कंपटीशन कराओ एक बार। मैं चाहता हूं कि इक्वल कंपटीशन हो, सभी बराबर है भाई। बच्चे के दिमाग में जब ये जाएगा ना सभी बराबर हैं, तो तैयारी करेगा डियर फ्रेंड्स। अगर उसके ये पता भी तुम्हारा तो कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो ढीला पड़ जाता है। जो कुदरत हमें पैदा करती है, जो दिमाग दे के पैदा करती है, उसने तो रिजर्वेशन नहीं दे रखी ना कि आप पैदा हुए हैं रिजर्वेशन में पैदा हुए हैं। उसने तो जो आपको बुद्धि दी, जैसी बॉडी दी, जो माँ बाप दिए वो दिए हैं। लेकिन यहां पे उस चक्कर में आके कमजोर हो जाते हैं। और ये एक फूट डालने का ही सिलसिला है कि समाज को तोड़े रखो, जाति के आधार पे जनगणना कराओ, फिर उन्हें उसी हिसाब से कोटा दो। क्यों? जरूरत क्या है जाति के आधार पे जनगणना कराने की? कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जाति हटानी चाहिए। जाति का कोई मैटर ही नहीं है। कौन सी जाति है? अब कोई जाति अब बची ही नहीं। पहले की किन परिस्थितियों में इनके नाम पड़ गए थे, अब वो काम इनके पास है नहीं। किसी के पास कोई वो काम नहीं है जो ट्रेडिशनल काम था हमारा, जो परंपरागत काम था। अब सारे इक्वल होने लगे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो काम कर रही है वो मोदी सरकार भयंकर तरीके से काम कर रही है। रही बात महंगाई की, मैं आपको एक बात बताता हूं। आज से 24 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी थी। आज से 24 साल पहले शादी में 3 सिलेंडर लेके आए थे 3600 रुपए के। तो मीन्स 1200 रुपए का सिलेंडर। और आज से 24 साल पहले एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी थी, आप अंदाजा लगा के देखो। आज 24 साल में एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी बढ़ गई, और आज सिलेंडर कितने रुपए का आपके घर में आता है। तो महंगाई पहले थी या महंगाई अब है?
अब कोई महंगाई नहीं है। ये जो पोस्टें डालते हैं लोग कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने ये तोड़ दिया, कुछ नहीं तोड़ रहा, कोई महंगाई नहीं। आज एक मिस्त्री की दिहाड़ी बताता हूँ मैं, 700 रुपये से स्टार्ट होती हूँ। 700 भी होगी, 800 भी होगी, 900 भी होगी और 1000 भी होगी, और 1000 से ज़्यादा लेने वाले भी हैं, लेकिन मैं 700 से और 1000 तक का जिक्र करता हूँ। तो एवरेज आ जाती 850 रुपये एक मिस्त्री की दिहाड़ी की, एवरेज 850 रुपये। और उसके परिवार में एक दो और भी होगा, वो चलो मिस्त्री नहीं है, कोई मजदूर होगा, उनकी दिहाड़ी 400 रुपये से स्टार्ट होती, 400, 500 और 600। 500 वहां हो गए, 1350 रुपये हो गए। तो 1350 रुपये अगर एक घर में छोटे फैमिली में आते हैं, मतलब जिन्हें हम गरीब फैमिली बोलते हैं, 1350 रुपये लेके आ सकते हैं वो? मेरे को बताओ, महंगाई है कहाँ? काम करना नहीं चाहते, रोना रोते हैं, महंगाई है महंगाई है। अब सब कुछ गवर्नमेंट देगी आपको, आपने कुछ नहीं करना। और आज तो उस हाईटेक जमाने में बैठे हैं, जिस बंदे में टैलेंट हो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकता, कितने भी पैसे कमा सकते हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता मैं कोचिंग नहीं ले सकता, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे कितने बड़े बड़े, मतलब इतने विद्वान लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, किसी भी लाइन का आप ज्ञान ले सकते हैं। किसी भी वकील की सलाह ले सकते हैं आप। आउट ऑफ कॉस्ट वीडियो सुने, जानकारी लें, अनपढ़ है बोल के निकाल लो, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत हमारे दिमाग में है। तो साथियों, अब जो ये 14 अप्रैल आएगा, बाबा साहब की जयंती पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और जो अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो उनका ये फर्ज बनता है कि एक्चुअली में मोदी जी जो चीज चाहता था वो अब होने लगी है। क्योंकि इक्वलिटी अब आने लगी, समानता अब आने लगी है। और धीरे धीरे एक बात और मैं बताता हूं डियर फ्रेंड्स, ये बात नोट कर लेना कि एक दिन जाति का सर्टिफिकेट भी खत्म होना है। और ये काम मोदी जी या फिर योगी जी ही कर सकते हैं। अब वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपने तो 1000 गुना ज्यादा विद्वान है, लेकिन वो इस काम को खत्म करेंगे और वही शिक्षा लेके आएंगे जो जिस शिक्षा के बलबूते पर हम विश्व गुरु थे। हमें जो आज तक पढ़ाया गया है वो सब कुछ मेरे हिसाब से डियर फ्रेंड्स 90% तो हमें बिल्कुल गलत पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत। लेकिन मजबूरी थी, पढ़ना पड़ा। देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। राष्ट्रपिता होता क्या है? कौन होता राष्ट्रपिता? वो बाप थे हमारे, कि पूरे देश के बाप थे वो। ये वर्ड ही कहां से लेके आए हैं? जब हम भारत को माता कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो भारत माता का हस्बैंड था, पति था वो उसका।
ठीक है, मैं उनके जो प्रयास थे, सारे प्रयास उनके मैं गलत नहीं कहता, सब कुछ ही उन्होंने गलत किया, लेकिन बहुत कुछ गलत भी तो हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ। वीर सावरकर के बारे में हमें गलत पढ़ाया गया कि उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा दिया, क्योंकि डियर फ्रेंड, जिसकी जो सरकार होगी वो कुछ भी पढ़ाओ, अब हमें क्या पता। हमारे राजा महाराजाओं की जो कहानियां हैं वो छुपाई गई इतिहास में, और मुगल सल्तनत से जो राजा महाराजा थे उन्हें महान बता दिया गया कि ये महान राजा थे, जो रेपिस्ट थे, आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ पे इतना गलत किया, जिन्होंने यहाँ के विश्वविद्यालय खत्म कर दिए, गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आज वही शिक्षा होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती जिस नौबत को आज हम देख रहे हैं। अभी अभी ताजा आपने देखा होगा मेरठ की घटना कि एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति को चाकू से काट कर नीले ड्राम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट डाल दी। ये ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्योंकि हम हमारे धर्म से दूर चले गए। अगर हम हमारे धर्म पे होते, हमारा धर्म तो अलग से शिक्षा देता था, पति को परमेश्वर बोला जाता था। आज मतलब आप पुराने व्यक्तियों के अगर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ना तो वहां पे आपको किसी भी पत्नी यानी किसी औरत का नाम देखोगे, उसके बाद लिखा मिलेगा धर्मपत्नी, उसके बाद पति का नाम धर्मपत्नी, यानी कि धर्म पे ही तो डटा हुआ सारा सिस्टम, और वो उस धर्म पर, उन संस्कारों पर वो डटी रहती थी। पहले कितनी औरतों ने अपने पति के टुकड़े किए हैं, और अब ये दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है। लेकिन पहले पति भगवान का रूप है, ये शिक्षा दी जाती थी, और वो जैसा भी पति मिल जाता था उसी के साथ अपना जीवन बिताती थी। बेस 7 जन्मों का संबंध, हम साथ रहेंगे। अब 7 महीने का भी नहीं बचा, अब तो ये चल रही है शादी.com, कोई फेसबुक पर फ्रेंडशिप करके, कोई इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप करके ब्याह कराऊं, 5-4 महीना बाद कोर्ट में खड़े पाऊं हैं। तो धार्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। जो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध है भाई, हम तो बुद्ध बन गए भाई, हिंदू धर्म गलत है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये जो महात्मा बुद्ध है, जो उन्होंने जीवन पद्धति दी, उसने 8 नियम दिए थे, ओनली 8, पढ़ के देख लेना। उनके तो 8 नियम है। अब 22 कसमें अंबेडकर जी ने क्यों खाई? क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। महात्मा बुद्ध ने तो नहीं कहा कि 8 से आप 22 बना देना, और आज आने जो उनका न्यू कहा कि हमें उनकी विचारधारा को फॉलो करा, वो अंबेडकर की जो रियल थ्योरी थी वो पढ़ देनी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दोस्त थे जोगेंद्रनाथ मंडल, वो पाकिस्तान जा रहे थे, बाबा साहब ने मना किया, पाकिस्तान मत जाओ। तो उन्होंने कहा यहाँ तो वो है ब्राह्मणवाद है, ये है फलाना है दिक्कत। उन्होंने कहा यहाँ फिर भी ठीक है, वहां आप समस्या में आ जाओगे। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात अगर आपको ये लग रही है कि झूठ है तो पढ़ लेना।
क्योंकि मेरी कोई छूट नहीं हो रही कि मैं झूठे प्रचार कर दूंगा। 1 मिनट में मुकदमा लगवा देंगे झूठी बात पे। वहां से फिर पाकिस्तान चले तो गए। पाकिस्तान के पहले हिंदू मिनिस्टर, वो कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल बने, लेकिन भाग के आना पड़ा। अपनी जिंदगी फिर भारत में गुमनाम तरीके से बितानी पड़ी। मैं मानता हूं कास्टिज्म है, अब भी है, लेकिन वो कास्टिज्म जो फैला रहे हैं वो समाज के पढ़े लिखे लोग कास्टिज्म फैला रहे हैं। वो लोगों को सच्चाई नहीं बताते। अगर लोगों को सच्चाई बताएंगे तो उन्हें समझ भी आएगी। एक पीछे 2-3 साल पहले की बात होगी, ये 4-5 हो गई होगी, क्योंकि पता नहीं चलता कब साल निकल जाती। केवल रविदास महाराज का जो मंदिर है दिल्ली में, बोला वो मोदी और तुड़वान लग रहे हैं, और यो किसी मुस्लिम ने बनवाया था, मुस्लिम राजा ने। मैं डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम याद को नहीं आने लग रहा, क्योंकि मैं गणे हे नाम इनके याद रखा को नहीं करता। उन मूर्खा ने कौन समझावे कि जिसने तमें नू कहने लग रहे उस मुस्लिम राजा ने मंदिर बनवाया था, यो उस राजा ने रविदास को जेल में डाला था। जो ओरिजिनल सत्य है वो खोज के ले आओ नहीं। लेकिन फिर भी रविदास की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, और अब उसके भी समझ में आ गई भाई कौन ही बात बने। फिर मजबूर होके मेरे भी काम के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो साथियों लोगों ने सच को दबा के झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया। ये जो चंद्रशेखर रावण है यो क्या करे है, दुष्प्रचार कर रहे होगी। यो जोगिंद्र नाथ मंडल के राह पे है, अनुगमन सारे धर्म ग्रंथ पढ़ रखे, घंटा पढ़ रखा है। एक मुकदमे लागे जाओ है, खुद वकील है, कोई न तो है नहीं भाई वकील की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन यार समाज को एक करने की कोशिश करो, तू एक कर देगा समाज ने। समाज को मोदी जैसे शख्स की जरूरत है जो एक कर सकता है, और धीरे धीरे लाइन पाने लग रहे सारे। मैं गारंटी देता हूं, यह सरकारी वालदी तो है को नहीं, क्योंकि लोग अब जाग गए। ये कोई महंगाई का बोला महंगाई बढ़ा दी, फलाना कर दिया, धिखड़ा कर दिया। ये 1-2 वीडियो मैंने सुनी, बोला भाई भाजपा ने नौकरी दी बिना खर्ची बिना पर्ची, नौकरी दे दी। बोला 4 महीने तो तनख्वाह रुक रही, 5 तो रुक रही है, मिले तो गी रुके रही होगी क्या? फांसी तोड़ दी था मैं, और जब कांग्रेस सरकार होती तो तमने नौकरी है कौन थी? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो यार। इसे घरा के बालक नौकरी लगे डियर फ्रेंड्स, जिन्हें कदे कल्पना भी कोनी करी थी तारे बालक भी नौकरी लगेंगे। रही बात ही बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी भी प्रोग्रेस पे थी। काशीराम क्यों पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब पे रिजाइन दे के आए थे मैदान में, उसने आका मायावती ले बैठी। मायावती तो के ले बैठी, सारी पावर मायावती को दे दी। मायावती ने एक लीडर भी को नहीं उभरने दिया, एक लीडर भी। आज भी बुढ़ी हो रही, आज भी खुद जुकर और सांप मुरली मार के बैठ से अगर नहीं,
क्या करेगी भाई तू? इतने साल तो राजनीति में है, तो आपने कोई बढ़िया लीडर कौन पाए जिन्हें आगे लेके आंदी? डियर फ्रेंड्स, सोचो, मेरी बात बुरी लग सकती है ऐसा कोई आया है को नहीं के मायावती तो ज्यादा पढ़ा लिखा भाई। देखो, मैं मुख्यमंत्री रह ली, पहली बात तो उसका मुख्यमंत्री बनने का हक कौन था? काशीराम था पहला। डियर फ्रेंड्स, किसी ने बुरी लग दी वो बात लागण दो। उसको बनाने वाला कौन था? उसका नाम चमकाने वाला कौन था? काशीराम उसका गुरु था। गुरु से पहले ही मारी पला थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। फिर सोच के देखो एक बार, इसीलिए पार्टी गई नहीं, खत्म हो गई। अब नया यूपी में उभरा है, कहीं नहीं उभरने वाली। यूपी में ही था क्योंकि वो एससी वोट बैंक यूपी में ज्यादा था, उसे बलबूते पर उछले थे। ये सारे के सारे योगी ने चाल लग गए। प्रधानमंत्री भी योगी ने देखना चाहो ही, तो अपने लिछने गई। तो साथियों, कम से कम जो इंसान उसको चमकाने लग रहा है, उसका साथ देने लग रहा है, उनकी जब फर्स्ट मुलाकात में उनकी उम्र बताता हूं मैं आपको। जब 21 साल की थी मायावती, 42 साल का था कांसीराम, पहली मुलाकात में, मतलब कि डबल एज। भी उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली, परिश्रम किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन था उसको? मायावती को, कांसीराम को नहीं। ये दुष्प्रचार है टोटल। उसकी पहले हमने देखो, मायावती की जान बचाई किसने? ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की जान बचाई थी। फिर ब्राह्मणा ने गाल बके, वो तो ब्राह्मण था। अब डियर फ्रेंड्स, ब्राह्मणा ना पे गाल बका तो ब्राह्मण सारे भी गलत है। नहीं, मुलायम सिंह यादव उसके गला रेप कर और फिर उसने मरुआवर, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने हौसला करके ना टक्कर ली और वह जान तमन तो बचाई। पढ़ लियो, लेकिन कोई बतावे? कदे मायावती ने बताया? एक भाषण में ही बताया कि उसका नतीजा ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने क्या मिला बताऊंगा आपने? उसका मर्डर हो गया बेचारा का 1 साल बाद। 1 साल बाद उसका मर्डर हो जाता है। 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 96 में उसका मर्डर हो गया। अंसारी ने उसका मर्डर करवाया, और अंसारी ठिकाना किसने लगाया? योगी आदित्यनाथ ने। मायावती ने उनको भाई, वैसे तो भाई मान लिया, लेकिन कई स्टेज पे नहीं कहा भाई मेरी जान इसने बचाई है, कहीं नहीं बोली। और उसका मर्डर हो गया, नहीं तो अंसारी का मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी है। हालांकि उसकी एक की योजना पूरी हुई, नहीं तो सरकार गिर जाती। एक योजना पूरी करी, वो भी एक नारत है।
एक नारा दिया, जिस जगह पैर पड़ी उसकी। हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिस जगह सरकार की पैर पड़ी थी उस तो पहला तो नारा कह दिया इनने, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में मायावती ने उड़ा देंगे जब ब्रह्म द्विवेदी उसकी जान नहीं बचावर। तो डियर फ्रेंड्स, सच को समझो। पहले चलो जो लोग भाषण दिया कर दे, जो जिस तरह अपनी विचारधारा बन गई, अब तो ध्यान दो। अब तो हमारे हाथ में फोन है, हम सच्चाई को खोज खोज के निकाल सका। ब्रह्मा विष्णु महेश ना उड़ाऊंगा नहीं, जय श्री राम ने उड़ाऊंगा इस देश में। यार कमाल है। मुलायम काशीराम, काशीराम तो चलो भाई 2005 में 6 में एक्सपायर हो गए शायद, मेरा पक्की डेट याद को नहीं। किन हालात में उनकी मौत हुई थी पढ़ के देख लियो। काशीराम की बहन के इंटरव्यू देख लियो, क्या हालत करी थी मायावती ने उसकी। हाँ मैंने कहा देवी या बाण है हमारी बहन कुमारी मायावती, उसके गुरु की उसने हालत क्या करी थी, पढ़ के देखना, इंटरव्यू देखना काशीराम की सगी बहन की, तब समझ में आऊगा। लोगों के भाषण सुन सुन के न अपनी विचारधारा कायम न करो। तो वे साथियों, बात सही लगे तो वीडियो ने शेयर कर दो, बात सही नहीं लगती फिर सुनाना भी बंद कर दो, क्यों डाटा खराब करो। अब जो काम चल रहे हैं देश में, इतने जबरदस्त काम चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। एक तो भ्रष्टाचार पर अंकुश, ये मानो कि आप 70% तो लग चुका है, और कुछ वर्षों में 100% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगने वाला है, क्योंकि टोटल डिजिटल पेमेंट हो जाएगी 2-3 साल में। और जब टोटल डिजिटल पेमेंट हो जाएगी तो आपने देखो कि कितने का जो भ्रष्टाचार होने लग रहे हैं या रिश्वतखोरी हुई कितनी बंद होगी। ईब भी मैं तो कोर्टा में जाऊं हूं कि 8 साल हो गए मैंने तो कोर्टा में घूमते ना, रीडर ने पीछे दे हुआ है तो वो कैसे ले हुआ है, क्योंकि गूगल पे फोन पे भीम यूपीआई करवा नहीं सकता। 2-3 साल में आप हो जाएगी टोटल डिजिटल, फिर क्या करवा होगा। और अब जो मैं मेरा मिशन ले बैठा हूं, जो देश में आज भी अंग्रेजा के कानून चलन लग रहे हैं, इन कानूनों ने बिल्कुल पूर्ण तरीके से खत्म करो। आज जो देश में कानून है बाबा साहब के कानून को नहीं डियर फ्रेंड्स, कभी किसी भाई के यो दिमाग में हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजाद नहीं थे संविधान लिखने में, वो तो मजबूर थे। उनको तो वो पकड़ा दिए, वो जो अंग्रेजा के कानून थे, बोले इन्हें ड्राफ्ट कर दे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ये कहा था कि मैं इस संविधान को जलाना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो संविधान है, ये जो कानून है, इनमें गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता। और मिलता हो तो बता दो, बताओ मेरे को कितने गरीबां ने न्याय मिला है।
क्यों? क्योंकि अंग्रेजा ने कानून है। उन कानूना ने मास्टर सुखविंदर को का बर्बाद कर दिया, अंग्रेजा ने कानूना ने। अब एक पुलिस को राइट है 751 का, 751 का किसी ने भी चक ले जाएगी पुलिस, और 751 का मुकदमा बना देगी, किसी को भी उठा के लेके जा सके। यो तो चलो ये नू है भाई, थोड़ा अपने पास सीसीटीवी कैमरे आ गए या मोबाइल फोन आ गया, मैं वीडियो बना इसका कम से कम नहीं, कहीं ना कहीं वो सीसीटीवी कैमरे में फंस जाएगा। ज्यादा डरे हैं ये। अगर यह चीज या टेक्नोलॉजी बंद कर देनी, मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे, किसी ने बिठा के भीतर कर देगा कोई भी पुलिस वाला। ये किसका कानून है? ये भीमराव अम्बेडकर का कानून नहीं है, ये अंग्रेजों का कानून है। ये जब 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेजा ने सोचा ये तो भाई ये नायडू उकसाण लगे, मतलब इन्हें समझने लगे भाई हमें गुलाम हाँ, तो फिर यो कानून बना जिस पर शक हो नहीं उसे ठेके घेर दो, 751 का मुकदमा बना दो। आज तक चलन लग रहा है यो। ज्यादातर कानून 1935 के बाबा साहब ने लिखे हैं। बाबा साहब के बारे में मैं ये मान सकता हूं डियर फ्रेंड्स कि बाबा साहब ने संघर्ष बहुत करा, और बाबा साहब बहुत कुछ करना चाहते, लेकिन बाबा साहब भाई मजबूर एकला आदमी करेगा के? सारा सिस्टम तो नेहरू और गांधी का हाथ में, बाबा साहब की करेगा? मजबूर थे। लेकिन ये शुक्र है कि उन्होंने ये कह दिया कि समय की परिस्थितियों के अनुसार वे आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत संशोधन करे, 125 से ज्यादा संशोधन अब तक भारत के संविधान में हो चुके हैं, लेकिन जितने संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए वो टोटली देश को बर्बाद करने के लिए किए। अब जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, ये डियर फ्रेंड्स एक नंबर के। अभी जो ये वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, कहा तो 30,000 एकड़ जमीन नेहरू ने दी थी 1954 में, और वो बढ़ के ने ये हुआ 9.5 लाख एकड़ हो रही थी। तो आप अंदाजा लगाओ 10 साल में तो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेते। और फिर लागत तारा 76 जो इनको जय भीम जय भारत फलाना दिखड़ा जय संविधान। अरे संविधान में तो के चीज ठूस रखी है, बचाओगा कौन फिर? था मैंने कोई को नहीं बचाना हो। फिर ईब मोदी ने खत्म कर दिया सिस्टम। रात के 2 बजे है यो काम भी, यो भी देखो, वोटिंग भी रात में 2 बजे करवाई है कि खत्म भाई। ये थोड़ा है भाई तुम जमीन का आंगली लगाओगे भाई तुम्हारी होगी। लेकिन बहुत सारे मूर्ख आदमी हैं, कुछ स्वार्थी आदमी हैं, वे उन्हें अपना काम लिखड़ जो। अब धीरे धीरे डियर फ्रेंड्स देश जागने लगा है, और हमारी जो वैदिक जो कल्चर है, जब तक हम उसको नहीं अपनावांगे, ये नू है तो तलाक का ये मुकदमे चलते रहेंगे, नू है रेप होते रहेंगे। क्यों? संस्कार है ही नहीं बच्चों में। हम तो वेस्टर्न कल्चर पे गए, अपना तो बोला यो धर्म तो फद्दू है। कोई भी चीज है डियर फ्रेंड्स, धर्म फद्दू नहीं होता, उसमें कुरीतियां आ जाती हैं, कुरीतियां आ जाती हैं। उन कुरीतियों को दूर करो, न कि हम धर्म को ही गाली बकने लग जाए। और
कुरीतियां वो आती नहीं हो, बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय दहेज के लिए एक्ट बनाया था वो सही था उस समय। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पहले पूछा कर दे दहेज खातर, ये दंगे भी मचा कर दे, बहुआ ने सासू तंग भी करया कर दे, तो बहू मर भी जाती। क्यों मर जाती वे? क्योंकि घराना ने नू कह रखा भाई ओड़े तो इवा मन ब्याह दीरी बोड़े रहना है, घर के भी को नहीं बढ़न दे, फिर उस मरण के अलावा कोई रास्ता कौन था। उस टाइम तो ठीक था। आज कितने झूठे मुकदमे चल रहे दहेज के, कि में बात हो चे जाके दहेज का ठोकेंगे, वह कुरीति बन गई नहीं। रीति तो या शुरू में तो ठीक थी, लेकिन फिर क्या बन गई? कुरीति होगी। रेप के मुकदमे हैं, बलात्कार के, ये चलाए तो ठीक थी। इनमें झूठे कितने हैं? एक तो डियर फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के जज के ऊपर उसकी घरवाली ने रेप का मुकदमा कर रखा है। बोल, कौन दे रहे हैं अनुमति? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में है ये चीज। अरे तो इसी चीज भी है कि लिव इन रिलेशन में रहो। कोई लुगाई ब्याह रखी है, चाहे तलाक हो ना हो, किसी के रहो, चाहे 500-400 रुपये लेंगे वकील, एक सर्टिफिकेट बनवा के पकड़ा देंगे, कहीं पे रहो, और आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता। इन चीजों को भी खत्म करने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ये आवाज तभी उठेगी जब हम हमारे धर्म की बात करेंगे। या फिर आपने धर्म में छोड़ दिया, फिर तो आप डंगर पशु हो। फिर इन चीजों का बारे में सोचे क्यों? फिर नू क्यों को अपने बच्चा ना जब यो गलत काम कर दिया तो जानता मार देंगे, यो कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। जो लव मैरिज थी, लव मैरिज बढ़ती बढ़ती आज कहां तक आ गई? सगे बाण भाई तक पहुंच गई। सगे बाण भाई भी लव मैरिज कर ले हैं। धर्म बचा कुछ? अनुमति कौन दे रहा है? संविधान। वो करे क्यों है? क्योंकि धर्म से दूर कर दिए, संस्कार नहीं है, सिखाया नहीं जाता। अगर सिखाया ही नहीं जाऊगा तो उन खातर तो लड़का लड़की है बस, या लड़की है मैं लड़का हूं, मतलब अपोजिट सेक्स है। वो चाहे ताऊ की छोरी है, काका की है, चाहे खुद की सगी बाण है, मामा की है, बुआ की है, तो सब कुछ चलेगा फिर। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी जो लड़ाई है, मेरे द्वारा कोई काम को नहीं, क्यों लोगों ने मैं कर दिया बेरोजगार, कोई काम नहीं मेरे पास। कोर्टा में पता नहीं कितने साल धक्के खाने पड़ेंगे, वो उसका जेल भी जाना पड़ जाए भाई, वो उसका है जानलेवा हमला भी हो उसका है, मर्डर भी हो उसका है, कुछ भी हो उसका है, लेकिन मैं इन चीजों के लिए लड़ूंगा पक्का। एक तो जात को खत्म करवाना है, मैं जाति प्रमाण पत्र फलाने दिखड़े ने बंद करो। क्या की जाति प्रमाण पत्र भाई? क्या तुक बनता है जाति प्रमाण पत्र? थी जब थी, अंग्रेजा ने वो लिखित में दे दी। मान लिया कोई दानक समाज से है तो दानक ही रहोगा, वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि रहोगा, चमार समाज से चमार रहोगा, जाट है वो जाट रहोगा, ब्राह्मण हो ब्राह्मण रहोगा, गुज्जर हो गुज्जर रहोगा। अरे वो काम तो नहीं करते हमें। मैंने तो एक पहले भी वीडियो में बोला था, आप वाल्मीकि समाज को नीचा मानते, वाल्मीकि ये मांस मिट्टी का काम करा है, यानी कि कोई मुर्गे पाले है, कोई सूर पाले है। आज कौन पाला है सूर? बताओ।
वाल्मीकि कितने सूरपाल हैं, उन तो ज्यादा सूर तो ये जो हम अपने आप ने को नहीं हमें बड़े यहाँ उनके हैं सूर फार्म। वाल्मीकि आगे कितने के बेचारे हैं सूर फार्म। 45-50 हजार रुपये की एक सूरी आओ है, कितने बिजनेस चल रहे हैं इनके। पोल्ट्री फार्म है कितने के वाल्मीकि के लगा लो भाई, धानक समुदाय तो लगा लो, बावरी तो लगा लो, सैंसी तो लगा लो, कितने के भाई उनके, कितने पोल्ट्री फार्म है, किन के हैं बिजनेस अब जो बड़े लोग हैं, फिर भी अपने आप में बड़े क्यों को है। भाई आप एक आदमी 10-10, 20-20 हजार मुर्गे पालन लग रहा है, वो तो बड़ा हो गया। एक आदमी के घर 2 मुर्गे हैं, वो छोटा हो गया। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, कास्ट को खत्म होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जिस तरीके से सरकार जो सोचने लग रही है यही कर सके है, और दूसरी का बस की बात है भी को नहीं। ये है टैक्स का है, और बस की बात को नहीं ना ही अब और कोई ऐसी पार्टी बची। मायावती वाली तो नू गई पार्टी, इसने कोई लीडर को नहीं उभारिया। इसने काशीराम में चेप दिया। नू नारे लाने तक में हुआ है कि काशीराम अमर रहे, काशीराम अमर रहे। अरे काशीराम के साथ तेना व्यवहार के कर है। तेरी जिन लोगों ने जान बचाई उन गलत न करया के, उनको तो न्याय ही नहीं दिला पाई। उसका मर्डर हो गया तो खुद मर्डर करवा लेंदी, तो उन आप सत्ता में थे, मेरा भाई मर गया, इसने मेरी जान बचाई थी। अगर इतनी इंसानियत होती तो बच्चे मेरा मर्डर हो जो, इसने मेरी जान बचाई थी। मैं जांच करवाऊंगी और इन सारा ने फांसी पर चढ़वाऊंगी। आपकी कोई जान बचा दे, आप फिर मतलब आपके जान बचाने के साथ इतना बुरा हो जाए, और फिर आप अपनी कुर्सी के चिपके रहोगे, या आपने कह दोगे मैं तो छोड़ दूँ, या फिर मेरी से जान जाओ। इंसानियत है कोई राजनीति है। फिर आप उन तो भला की उम्मीद करा, भला करेगी, घंटा भला करेगी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। अब बूढ़ी होली ईब भी नुका मैं हूं अध्यक्ष, उसके बाद उसका कोई भतीजा है यो होगा, क्या था भाई, और कोई है ही को नहीं। यह पार्टी तेरी थी, प्रयास कांसीराम ने किया तो, और इतने युवा भी आए होंगे, बुजुर्ग भी आए होंगे, बहुत समझदार आदमी भी आए होंगे, उनको मौका क्यों नहीं दिया। भाई आप खुद 2.5 लाख रुपया सैंडल पैर के खुद बैठी रहो। डियर फ्रेंड्स, जागो। और अब जिस गति से इस देश का विकास हो रहा है, अड़चने तो देखो साथियों आती हैं, लेकिन जिस गति से चल रहा है कार्य, मुझे तो महंगाई लगती नहीं कि महंगाई है। महंगाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका कारण एक है, क्योंकि हम काम नहीं करते। दैया प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम काम नहीं करते इसलिए हमें महंगाई लगती है, नहीं कोई महंगाई नहीं है। अब एक बात बताओ, मान लिया कि हम मजदूर हैं, 500 रुपये हमारे मजदूरी है, और हम उस व्यक्ति की रीस कर रहे हैं, उस व्यक्ति का कंपटीशन कर रहे हैं जिस व्यक्ति की पर डे 5,000 रुपये इनकम है।
5,000 वाला अगर 50,000 वाले की रीस करेगा तो कैसे, फिर तो महंगाई है। मैं बिल्कुल ठीक हूं दैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये जो लड़ाई है, मास्टर सुखविंदर खोखा कल के लाइव ब्रॉडकास्ट में भी इसी टॉपिक पर मैं बोल रहा था, मेरे साथ कोई खड़ा हो या न खड़ा हो, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और इन कानूनों में बदलाव के लिए अगर मेरा मर्डर हो जाता है तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरा एक जान जाने से मेरी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचती है और कानून में बदलाव आता है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। अब मेरे पास डियर फ्रेंड्स 3 दिन से डीएसपी हंसी के कॉल आ रही है, आप यहां आ जाओ। क्यों आऊं मैं, बेवकूफ हूं? अरे मेरा अक्यूज ही तू है, मेरी जिंदगी बर्बाद तू करता है, तू बुलाता है, तू आ जाते ही गोली मार देगा कि मैं तो मेरे प्रोटेक्शन के लिए चलाई है, पागल हूं मैं? सीधा सीधा मामला कोर्ट में, कितनी लंबी लड़ाई हो चाहे, किसी भी हालात में मैं इस लड़ाई को छोड़ूंगा नहीं। कितना ही समय लग जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, जिन लोगों ने जिंदगी तबाह की है उन लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। और जब उन लोगों को सबक मिलेगा और पूरी सोशल मीडिया पर जिस दिन ये चीजें चलेंगी, तो डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत लोगों को फायदा होगा। पुलिस की गुंडागर्दी कितनी है देश में। अरे आज इतने हाईटेक जमाने में भी ये तो शुक्र है कि मोबाइल का जमाना है, कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, नहीं तो डियर फ्रेंड्स पुलिस इतना फतूर मचा दे कि किसी भी लड़की को उठा लेगी, किसी भी लड़के को उठा लेगी। इनके पास अथॉरिटी है क्योंकि अंग्रेजों का कानून चल रहा है देश में। तो ये कानून खत्म करवाने के लिए मेरी ये लड़ाई है। शायद इसीलिए मेरी जिंदगी में ये टर्न आया है, ये मोड़ आया है। शायद मैं इसीलिए बना हूंगा कि आपने इस लड़ाई को लड़ना है। और जो करोड़ों लोग बेवजह कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं, आप उनके लिए काम करो। शायद इसीलिए मैं इस यूनिवर्स ने यहाँ पे भेजा हूँ। नहीं तो डियर फ्रेंड्स मैं, ये तो है नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता कि आई एम इलिटरेट पर्सन। गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ मैं, अब भी कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने से कोई समाधान थोड़ा ही होगा। गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा मैं, मेरे बच्चों को पाल लूंगा। मेरे बच्चे तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, मैं मेरे बच्चे को पालने के लिए गवर्नमेंट जॉब क्यों करूं? मेरा तो एक बेटा 9th क्लास में हो गया और 8वीं में कोई कंपटीशन का एग्जाम था डियर फ्रेंड्स, वो पूरे हरियाणा के अंदर टॉप आया। तो मैं उसके लिए अब नौकरी क्यों करूंगा, क्योंकि वो तो मेरे से भी इंटेलिजेंट है।
मेरा शब्दकोश डाउन हो सकता है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है डियर फ्रेंड्स। मैंने उसको आज से 7-8 दिन पहले एक बात कही थी, मैं तो सारा दिन फोन मांगली मारे जाओ, और काम को नहीं। कल आया मेरे पास, नुलाई बांगड़ी को नहीं मारू मैं क्यों, मैं कितना मना करूं ना चलावे। नुला मैंने इसमें ऐसा सिस्टम कर दिया, आंगली मारने की जरूरत को नहीं, मैं बोले जाऊंगा अरे आपको ही साल लगा, मैं इसकी स्क्रीन का आंगली भी को लगाऊं। तो डियर फ्रेंड्स, अपना तो ऐसा बेटा है, आगे जो आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे हो सकता है 1-2 साल भी जेल में भी रहना पड़ जाए, क्योंकि फेक मुकदमे बनाए जा रहे हैं। 2 मुकदमे ऑलरेडी झूठे मेरे ऊपर हो चुके हैं, एक पुलिस वालों ने कर दिया और एक हमारे गांव के जो नंबरदार हैं जंगवीर हुड्डा, उसने फेक मुकदमा कर रखा है। बाकी इतना आसान तो नहीं है कि मैं अंदर चला जाऊंगा, बट फिर भी वही डियर फ्रेंड्स, इनकी सरकार है, इनके पास वो है कि इनके प्रशासन में इनके व्यक्ति बैठे हैं, कुछ भी करवा सकते। लेकिन ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी। इन्होंने जो किया है ना, इनके समझ में नहीं आएगा कि किस व्यक्ति के साथ पंगा ले लिया। अच्छा, एक बात और डियर फ्रेंड्स, मैं कई दिन से सोशल मीडिया पे देखने लग रहा हूं, पता नहीं तो ये जो कलाकार हैं ये हरियाणा की जनता ने बेवकूफ बनाने लग रहे। मासूम शर्मा जा रहा राजस्थान में, बोले भाई हरियाणा में तो खटोला 2 गाना बैन है, बैन करवा दिया। बोला राजस्थान में तो गाइस क्यों, और मैंने डियर फ्रेंड्स उसे टाइम खटोला 2 यूट्यूब पर सर्च मारा, वो यूट्यूब पे है गाना, और वो खटोला 2 गाना लग रहा था। बोला यो गाना हरियाणा सरकार ने बैन करा है। उस पर 8.5 करोड़ व्यूज थे उस गाने के ऊपर। आज ये देखा मैं यार ये फद्दू बनाने लग रहे हैं कि छेड़ रखा है इनने। पहली बात तो यह है कि हरियाणा सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है यूट्यूब को किसी के पर्सनल किसी के उसने छेड़ देगी, या अथॉरिटी होंगी तो डियर फ्रेंड्स आपने पता होगा कि हमारा कितना विरोध हुआ था, तो फिर हमारी वीडियो डिलीट क्यों को नहीं मरवाई हरियाणा सरकार ने। ये सोचने की बात है। हम तो बिल्कुल दबे कुचले परिवार से हैं, और पूरा हरियाणा गल्ला पड़ रहा था, मासूम शर्मा का तो कोई गल्ला भी को नहीं पड़ रहा था। मेरे हिसाब से तो बेवकूफ बनाओ है, क्योंकि नहीं ये अमेरिका का सॉफ्टवेयर है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे वीडियो अगर डिलीट होगी तो वीडियो डिलीट तब होगी जब आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बाहर कोई वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे कोई सेक्सुअल कंटेंट है या कोई ऐसा कंटेंट है जो समाज में के लिए बहुत हार्मफुल हो, बहुत नुकसानदायक हो, और फिर उसके ऊपर कोई रिपोर्ट मारे। सेक्सुअल कंटेंट तो डालते ही वीडियो डिलीट हो जाएगी। ये तो मैं अब 1-2 दिन में सीएम साहब के पास फैक्स करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में, कि सेक्सुअल कंटेंट जब है ही नहीं, सेक्सुअल कंटेंट को यूट्यूब नहीं ले रही, डीएसपी ने एसपी ने ऐसे कैसे लिख दिया
और किसी गांव वालों ने, लोगों ने कैसे बोल दिया कि सेक्सुअल कंटेंट थे। हम कोई पोर्न स्टार थे, कोई वेबसाइट चला रहे थे। सेक्सुअल कंटेंट डियर फ्रेंड्स, यानी कि सेक्सुअल वीडियो देखना और सेक्सुअल वीडियो बनाना दोनों ही बराबर के अपराध है, और दोनों में 7.5 साल की सजा होती है। अगर आप सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं तो भी आपकी 7.5 साल की सजा होगी, अगर आप बना रहे तो भी 7.5 साल की सजा होगी। लेकिन आज भी भारत में लाखों नहीं करोड़ों वेबसाइट्स सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर हैं, लोग देख रहे हैं। चलो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी तो कोई वेबसाइट है ही नहीं। हमारा यूट्यूब पे चैनल था जहां सेक्सुअल कंटेंट अलाउड नहीं है, फेसबुक पे अलाउड नहीं है सेक्सुअल कंटेंट। जो सेक्सुअल कंटेंट फेसबुक पर आते हैं डियर फ्रेंड्स, वो लोग बाहर के हैं। इंडिया में सेक्सुअल कंटेंट आप अपलोड नहीं कर सकते। आप करके दिखा दो अपनी फेसबुक आईडी पे, कोई सेक्सुअल आपका या किसी और का फोटो अपलोड करके दिखा दो, आपका वो फोटो तुरंत गायब हो जाएगा। तो हमें क्यों फद्दू बनाया लोगों ने। और रही बात जो मुझ पर झूठे आरोप लगाए सतीश नायक, भानाराम का और रामफल माईधन का, ढाणी पीरवाड़ी से, ये कोई गांव के मौजूद आदमी नहीं है। ये गांव के दोनों वो व्यक्ति हैं जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, और इनका कोई हक नहीं बनता कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत लिखें। क्या हक बनता है? लोगों ने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट में क्या लिखा कि शिकायत करने वाला है राजेंद्र, उसी गांव से, ढाणी पीरवाड़ी से। शिकायत में क्या लिख रखा है कि लोगों के घरों में राख, मांस के टुकड़े, मिठाई फेंक रहे थे। किस लोग के घर में, किसी का घर भी तो होगा कि सारा गांव का मिठाई फेंक दी। यार कोई हम भंडारा लगा रहे थे? किसी के घर में, जिस घर में मिठाई फेंकी गई है, जिस घर में कह रहे हैं मांस के टुकड़े फेंके गए हैं, शिकायत कौन करेगा? मेरे घर में अगर कोई मांस का टुकड़ा फेंकेगा या मिठाई फेंकेगा, राख फेंकेगा, या मेरे घर में कोई टूना टोटका करेगा, तो शिकायत मैं करूंगा या पड़ोसी करेंगे? तो शिकायत है कोई वो? आप सोच के देखो, वो शिकायत है क्या कोई? बिल्कुल शिकायत नहीं हो सकती। फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया। तो जो शिकायत है वो बता रहा हूं मैं, जो उन्होंने लिखी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया। इंटरनेट उसका घर का है, गलत इस्तेमाल करेंगे तो साइबर वाले हमें अब ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। किसी पे झूठ बोल के पैसे डलवाए, कोई फेक आईडी चलाई है, ऐसा भी नहीं है। फिर बहन भाई का, मां बेटे का, ससुर बहू के रिश्ते को तार तार किया है। तार तार का क्या मतलब इसमें? कौन सा तार तार हो गया भाई? किसकी बहू का साथ क्या कर दिया, किसकी बेटी के साथ क्या कर दिया? ये कोई शिकायत है? हो सकती है कोई शिकायत। फिर अगर मैंने 2-3 एपिसोड में बाबे का किरदार निभाया तो क्या मैं बाबा बन गया? क्या मैं तांत्रिक हो गया? सपोज करें कि मैंने तांत्रिक का रोल निभाया है, क्या मैं तांत्रिक हूं? और लोगों ने कितनी इज्जत उछाली और लोगों ने वीडियो को कितना शेयर किया। आज जो सच है उसे कोई शेयर नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना आने वाले समय में मेरी जहां तक आवाज पहुंचनी है डियर फ्रेंड्स, वहां तक पहुंच जाएगी। यही आवाज एक दिन
पूरी की पूरी पार्लियामेंट को हिला के रखेगी। इसमें मेरा प्रयास है। आप आज शेयर नहीं करते, मत करो। आज आप सोच रहे हो वैसे बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन, जिस दिन ये मामला उठेगा ना, और ये मामला इतना आसानी से नहीं उठेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें 3 तो डीएसपी शामिल है, 2 एसपी शामिल है, इसमें हिसार का डीसी भी शामिल है, इसमें 2 एएसआई भी शामिल है, इसमें हमारे गांव के भी दिग्गज नेता कहूं या नंबरदार कहूं, क्या कहूं, जो भूपेंद्र हुड्डा के लड़के के बिल्कुल क्लोज हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो दुष्यंत चौटाला के बिल्कुल क्लोज हैं। इसमें बहुत भारी लोग बैठे हैं, तो अभी ये उठने नहीं देंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बताता हूं मैं। एक केस बना था 2002 में, सिरसा वाले महाराज के ऊपर, राम रहीम के ऊपर एक लड़की ने मुकदमा किया था, और वो मुकदमा करवाने के लिए उसने पता नहीं कितना प्रयास किया हुआ, 5 साल लगी होगी या 10 साल लगी होगी। वो शिकायत करती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 2002 में प्रधानमंत्री थे देश के, भारतीय जनता पार्टी के ही, जिस पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। उनके हाथ में वो चिट्ठी आ जाती है, और चिट्ठी आते ही उन्हें देखा, पढ़ी चिट्ठी, तुरंत प्रभाव से सीबीआई को बोल दिया कि जांच करो मामले की। जांच शुरू हो गई। डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि 2004 में सरकार कांग्रेस पार्टी की आ जाती है। फिर क्या था, बाबा तो फिर फिल्में बनाने लगा। क्योंकि बिगड़ना क्या था, कुछ नहीं, सब कुछ पैसे में चल रहा था। फिर भाई 2014 आ गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ गए, और 2017 में फिर फैसला था कोर्ट का। आपने पता है कि सुनारिया जेल में बैठे हैं। तो संघर्ष, स्ट्रगल जो व्यक्ति करता है, उस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितनी उसने शिकायतें दी होगी, कहां कहां शिकायतें करी होगी। और मुकदमा बनने के बाद भी 2002 से 2017 में सजा होती है। सजा की डेट है 25 अगस्त 2017। 15 साल फिर भी लग गए, लेकिन जिस दिन वो जीती, उस लड़की की रिस्पेक्ट कितनी हुई होगी। लेकिन इतनी हिम्मत हर बंदे में नहीं होती कि इतना कोई संघर्ष कर ले। और जो संघर्ष नहीं कर सकता, उनके कोई नाम नहीं चलते। मैं संघर्ष करूंगा लाइफ टाइम, जब तक जिंदा हूं तब तक संघर्ष करूंगा। अगर मर्डर हो गया तो वो मन मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है आदमी अगर पैदा हुआ तो मरना तो है। मरने के बाद ये आवाज तो नहीं मरेगी। ये आवाज तो जब तक सूरज चांद रहेगा, मास्टर तेरा नाम रहेगा। ये आवाज फिर वो आवाज बन जाएगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों का भला होगा।
क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं डियर फ्रेंड्स, मैं 8 साल से कोर्टों में घूम रहा हूँ। इतने लोग परेशान हैं पुलिस से, क्योंकि पुलिस अगर सही से काम करे तो इतनी नौबत आएगी ही नहीं। पुलिस ढंग से काम ही नहीं करती। मैं अगर मेरे गांव का एक केस बताता हूं, एक लड़का मर जाता है, शराब पी के वो तालाब में गिर जाता है। तालाब की उस जगह गिरता है जहां वो पानी नहीं था, वो मिट्टी डली हुई थी, उस मिट्टी के ऊपर वो गिर जाता, शराब के नशे में धुत। वहां कुछ जो दीवार टूटी हुई थी उसके वो जो ईंटें थी, वो ईंटें भी थी, वो उसके कहीं चोट लग गई। कुछ भी मामला नहीं था, लेकिन मामला इतना सीरियस बन गया कि 2 बेचारे निर्दोष हैं, उन्होंने मारा नहीं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, यानी सारी उम्र जेल में सड़ो। और ऐसे मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूं। हो सकता है कि मेरी कुर्बानी होगी या मैं इस मामले में जीतूंगा। कुर्बानी होगी तो भी मेरी जीत होगी। और जीत गया तो डियर फ्रेंड्स, इन कानूनों को मैं मेरे हाथ से चेंज करूंगा। अंग्रेजों के कानून खत्म। तो वे डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने मेरे हिसाब से किसी बंदे ने वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। आपका मन करे तो कर देना, नहीं एक दिन आप इन्हीं वीडियो को ढूंढ ढूंढ के शेयर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।